बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था हरिपुर। उस गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। कविता, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ रमेश, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें इस गांव में कोई खाने पीने का दुकान भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। चलो कविता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। हाँ सरपंच जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें यह गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के कोने पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहां रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ काम मिल सकता है? क्योंकि सरपंच जी, मैं अभी इस गांव में नया हूं तो मुझे काम की भी सख्त जरूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई काम आता है तो तुम कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर रमेश परेशान हो जाता है। तभी रमेश को देखते हुए सरपंच जी बोलते हैं, अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। अभी तुम गांव में नए आए हो। गांव की हवा का आनंद लो, गांव में घूमो, फिर बाद में अपना कोई काम करने की सोचना। सरपंच की बात सुनने के बाद दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था। घर को देखकर कविता भी खुश हो जाती है। इतने में ही रमेश कविता से कहता है, कविता, आज तो सफर ने बहुत थका दिया और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा करो, बैग में कुछ मैगी के पैकेट रखे हैं। ऐसा करो, अभी मैगी ही बना लो, वो तुरंत बन जाएगी। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने ठीक किया जो शहर से आते वक्त मैगी खरीद ली। मैं अभी जल्दी से आपके लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। फिर कविता रसोई में जाकर चूल्हे पर मैगी बनाने लगती है। जैसे ही मैगी बना, उनके घर में मैगी की एक चटपटी सी खुशबू फैल जाती है। जैसे जैसे कविता मैगी बनाती है, वैसे वैसे ही उनकी भूख और बढ़ती जा रही थी। तभी मैगी की खुशबू से मोहित होकर गांव की एक औरत उनके घर के अंदर आती है और बोलती है, अरे भाई साहब, आपके घर से ये कैसी चटपटी सी खुशबू आ रही है। इस चटपटी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज अपने घर पर दावत का प्रोग्राम तो नहीं रखा है। इतने में ही वहां पर कविता मैगी लेकर आ जाती है। उस गांव की औरत को देखकर कविता उससे कहती है, दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था हरिपुर। उस गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। हाँ रमेश, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें इस गांव में कोई खाने पीने का दुकान भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था हरिपुर। उस गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। कविता, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था हरिपुर। उस गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। चलो कविता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त
सरपंच जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। चलो कविता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। चलो कविता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त सरपंच जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। अरे सरपंच जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। चलो कविता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त सरपंच जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। अरे सरपंच जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। हाँ सरपंच जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें यह गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के कोने पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहां रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। बहुत समय पहले की बात, एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत चंचल था, पर उसमें एक खासियत थी, वह हर इंसान की नकल कर सकता था। उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी, जो पेड़ पर बैठकर उसे बड़े गौर से देख रहा था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्या देख रहा है रे बंदर? काम करोगे तो खाने को मिलेगा। और हाथ में एक लकड़ी उठाकर ऐसा दिखाया जैसे वह भी लकड़ी काट रहा हो। रामू हंस पड़ा और बोला, कुछ दिन बाद की बात है। रामू शहर से लौट रहा था और बहुत थका हुआ था। उसे जोर की भूख लगी थी, लेकिन थकान की वजह से वह खाना नहीं बना सका। बहुत समय पहले की बात, एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत चंचल था, पर उसमें एक खासियत थी, वह हर इंसान की नकल कर सकता था। उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी, जो पेड़ पर बैठकर उसे बड़े गौर से देख रहा था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्या देख रहा है रे बंदर? काम करोगे तो खाने को मिलेगा। और हाथ में एक लकड़ी उठाकर ऐसा दिखाया जैसे वह भी लकड़ी काट रहा हो। रामू हंस पड़ा और बोला, कुछ दिन बाद की बात है। रामू शहर से लौट रहा था और बहुत थका हुआ था। उसे जोर की भूख लगी थी, लेकिन थकान की वजह से वह खाना नहीं बना सका। चंदनपुर गांव एक ऐसा गांव जहां लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। सुबह का समय था। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। चंदनपुर गांव एक ऐसा गांव जहां लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। सुबह का समय था।
घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। चंदनपुर गांव एक ऐसा गांव जहां लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। सुबह का समय था, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। चंदनपुर गांव एक ऐसा गांव जहां लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। सुबह का समय था, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। सुबह का समय था, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। मैं अब अगर खेत पर नहीं जाऊंगा तो फसल कैसे उगेगी सावित्री? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? गांव की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गर्मी पहले से ही तेज महसूस हो रही थी। खेतों की मिट्टी सूखी पड़ी थी और हवा भी गर्म चल रही थी। गांव का मेहनती किसान रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकला। रामू जी, इतनी गर्मी में खेत पर मत जाइए। कल भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी।